हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1833। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट 1813। आज 33। ठीक है, तो याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे। मेन से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी अच्छे थे, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड पिक्ड अप इन द ब्रिटेन एंड स्लोली इट वाज बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे आया था? ब्रिटेन, यूरोप में। तो ब्रिटेन में क्या था उस टाइम पे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था, डिमांड बढ़ गई थी रॉ मटेरियल्स की, और ऊपर से उन्हें मार्केट भी चाहिए था कि उनका जो मटेरियल जो फिनिश्ड गुड है, जो मतलब जो कंपनीज बना रही हैं, जो भी इंडस्ट्रीज बना रही है, उसको कहीं पे तो खपत करनी पड़ेगी ना। अगर वो रॉ मटेरियल डिमांड कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर गुड्स भी उनको सप्लाई करने पड़ेंगे। तो इन सब के प्रोस्पेक्टिव से इंडिया बहुत मतलब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री था, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे बहुत सस्ता मिल जाता था, और वहाँ पे यूरोप में ले जाके बहुत महंगा, मतलब कि वो लोग इंपोर्ट कर लेते थे, और फिर महंगा मीन्स वहाँ पे जाके सेल कर देते थे महंगा। इंडिया से बहुत सस्ता खरीद के लेके जाते थे। और ऊपर से इंडिया तो उनकी कॉलोनी थी, तो यहाँ पे सब कुछ बस वो क्या करते, सारा ड्रेन कर रहे थे यहाँ से, सारा का सारा। एक इंडिया इनिशियली क्या था, पहले क्या था, अपने फिनिश गुड और टेक्सटाइल वगैरह के लिए, स्पाइस वगैरह के लिए जाना जाता था। लेकिन इस एक्ट के ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि इंडिया है ना रॉ मटेरियल का सप्लाई करने लग गया, और फिनिश गुड का इम्पोर्ट करने लग गया। मतलब एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टिंग फिनिश्ड गुड मीन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो इन सब के प्रोस्पेक्टिव से ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देयर इज इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स टू एंड ऑल द प्रिविलेज ऑफ द कंपनी। मतलब कि वो जो वहाँ के कैपिटलिस्ट थे, जो क्या बोलते हैं उनको, बिजनेसमैन थे, जिनको कंपनी को मैन्युफैक्चर कंपनी के जो भी मालिक थे, वो सब क्या करते थे कि उनको अब मार्केट चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए भी चाहिए, फिनिश गुड के लिए चाहिए। वो क्या कर रहे थे कि ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बना रहे थे कि जो भी कंपनी के जो प्रिविलेजेस है, जो भी उनको मोनोपोली दे रखी थी, और सब कुछ उसको एंड करो और सबके लिए अलाउ करो इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बैकग्राउंड तो ये था। चलो अब इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलिना एक्ट। ये तो ये याद रख लेना, अगर कभी क्वेश्चन आए कि सेंट हेलिना एक्ट किसको बोलते हैं, तो 1833 एक्ट को क्या बोलते हैं? सेंट हेलिना एक्ट। इट एंडेड द ऑल प्रिविलेजेस ऑफ ईआईसी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रिविलेजेस थे, जो मोनोपोली थी, जैसे ट्रेड विद ट्रेड टी ट्रेड इन इंडिया एंड ट्रेड विद चाइना, ये सब सब हटा दिया। इस एक्ट में सारे की सारी मोनोपोली थी, जो भी चीज़ें उसको प्रिविलेजेस दे रखी थी, वो सारी उन्होंने क्या कर दी, हटा दी। and at ended the tenure of EIC as a commercial body and it becomes an administrative body। अब उसको कमर्शियल बॉडी से हटा के उसको क्या बना दिया, अब प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट लिफ्टेड द लीगल बैरियर टू द कॉलोनाइज ऑफ इंडिया बाय यूरोपियंस। इट बैरियर जो भी लगा रखे थे वो सारे के सारे इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिए। इट लिफ्टेड द लीगल बैरियर्स टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय यूरोपियन। मतलब इंडिया को कॉलोनाइज बनाने के जो भी इन्होंने बैरियर्स लगा रखे थे, वो सारे अब क्या कर दिए, उन्होंने हटा दिए। और इसका मतलब ये अलाउ कर दिया कि तुम इंडिया को फुल्ली कॉलोनी बना सकते हो, सब कोई सब, मतलब सारे के सारे, मतलब जो यूरोपियन विथ यूरोपियंस मीन्स ब्रिटेन, मेनली ब्रिटेन के लिए, यूरोपियन तो ज़्यादा नहीं है। Territorial possession of East India Company were to be remain under its government but were held in trust of His Majesty। मतलब टेरिटोरियल पोजीशन था, जो इंडिया के अंदर जो पोजीशन उन्होंने एक्वायर कर रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो अभी क्या करते हैं, रिमेन अंडर द गवर्नमेंट बट वर हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। मतलब मैजेस्टी का मतलब उनके जो मेन हेड थे, क्राउन थे, उसके मतलब अंडर काम करने लगी की, बट पोजीशन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही था। Law Commission was under Lord Macaulay for the codification of Indian law। IPC and CRPC come into existence। मतलब कि उन्होंने एक लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया, मींस लॉर्ड मैकॉले के अंडर एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया, जो इंडिया के जो लॉज हैं, जो भी जैसे क्रिमिनल लॉज हैं, इंडियन पेनल कोड है, ये सब चीज़ें उनको बनाने के लिए एक कमीशन सेटअप की। और ये पहली बार हुआ था इंडिया के अंदर जहाँ पे कोई एक लॉ बनाएगा, एक कमेटी बनाएगी जो इसको क्या करेगी, कोडिफाई करेगी, एक जगह लिखेगी सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को।
क्योंकि पहले तो क्या होता था, जैसे राजा महाराजा उनके खुद के सबके अलग-अलग लॉज़ थे और वो अपने मतलब वर्बली होते थे, कहीं रिटन इतना लिखा हुआ नहीं था कि कौन से क्राइम का क्या सज़ा होगी, कौन से क्राइम की क्या पनिशमेंट होगी, ये सब चीज़ें कहीं पे डिफ़ाइन नहीं थी। बट इस एक्ट के बाद उन्होंने क्या किया, डिफ़ाइन कर दिया। ए लॉ मेंबर वाज़ एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड हिज़ वर्क वाज फुली लेजिस्लेटिव। मतलब एक लॉ मेंबर जो ये लॉर्ड मैकॉले है, इसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड कर दिया गया और इससे क्या हुआ कि ये फुल्ली लेजिस्लेटिव, ये मतलब कुछ भी लॉ बना सकता है, इसको मतलब फुली छूट दे दी गई। लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल बट इट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू ए फुल मेंबर। मतलब कि एक इसको लॉ मेंबर ऐड तो कर दिया गवर्नर जनरल काउंसिल में, बट इसको एंटाइटल नहीं दिया, मतलब उसको फुल्ली मतलब एक टैग नहीं दिया कि तू फुल्ली मेंबर है। बस ये था कि जब तक तुम्हारा लॉ बनेगा तब तक तुम ऐड रहोगे, उसके बाद तुम्हें हटा दिया जाएगा। सेक्शंस 87 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन पब्लिक सर्विसेज। मीन्स देखो, सेक्शन 87 एक्ट में क्या था कि इसके थ्रू मतलब सारे के सारे इंडियंस और सारे के सारे एजुकेशन एम्प्लॉय वगैरह उनको मतलब अलाउ कर दिया गया सारी पब्लिक सर्विसेज में उनको। मतलब अब पहले क्या होता था कि उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे बेसिस ऑन द कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड मतलब इन सब के लिए उनको क्या करते थे कि देखो ये लाइन में लिखा हुआ भी है कि उनको सबको प्रोहिबिट करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे। बट इसके बाद इस सेक्शन 87 के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने सबको अलाउ कर दिया, मतलब कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, जो भी उन्होंने लॉ बनाए वो सबके लिए अप्लाई होंगे और उसको सबको अलाउ कर दिया सारे एजुकेशन में भी और एम्प्लॉय बनाने में भी। एंड it is the first act to make the provision of freely admit the native Indians to share administrative. It is the फर्स्ट एक्ट टू प्रोविज फ्रीली एडमिट द नेटिव इंडियंस टू द शेयर द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये पहला एक्ट था जिसमें मतलब कि नेटिव इंडियन जो हमारे जो इंडियंस थे जो भी भारतीय थे उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा हिस्सा ले, थोड़ा काम वूम करे, थोड़ा सीखे समझे, तो इन सबको अलाउ कर दिया। द एक्ट इंस्ट्रक्टेड हेल्बरी कॉलेज इन लंदन टू क्रिएट द कोटा टू एडमिट द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। मतलब उन्होंने वहाँ पे थोड़ा क्या किया कि जो हेल्बरी कॉलेज था लंदन के अंदर, उसके अंदर एक कोटा दिया थोड़ा बहुत, जिसमें क्या है सिविल सर्वेंट को अलाउ कर दिया कि यहाँ के लोग भी वहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था, इस एक्ट में ये नहीं है कि सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स को अलाउ कर दिया गया। वो तो 1853 में अलाउ किया था कि इंडियंस को सिविल सर्वेंट में अलाउ कर देंगे, सिविल सर्विसेज में अलाउ करेंगे। सिविल सर्विसेज जैसे अभी इस टाइम पे क्या है IAS वगैरह, इन सब की इस पोस्ट पे 1853 में अलाउ किया था। इससे पहले मतलब यहाँ पे एक था कि इनिशिएटिव लिया, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया कि हाँ चलो इंडियंस को भी हम इस फील्ड में अलाउ करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय।